हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में 9 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ, जिसका ध्यान मीडिया ने खूब खींचा। सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र यानी दिल्ली डिक्लेरेशन को पूरी सहमति के साथ स्वीकार किया। G20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन, जो एक बड़ी चुनौती के रूप में शुरू हो रहा था, सफलतापूर्वक संपन्न तो हो गया। दुनिया के 20 सबसे बड़े, महत्वपूर्ण और अर्थव्यवस्था वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात का यह एक महत्वपूर्ण अवसर था और इसके आयोजन से जुड़ी चुनौतियों को पार तो कर लिया गया। हालांकि यूक्रेन युद्ध के कारण बदलती वैश्विक संदर्भ ने यह सवाल उत्पन्न किया कि इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच की प्रासंगिकता के आगे कैसी बनी रहेगी। जैसा कि यह पहले से था, और सवाल अब और ज्यादा गहरा हो गया जब पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वे इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शिखर बैठक के आगाज से कुछ दिन पूर्व ही सार्वजनिक रूप से कह दिया कि यदि संयुक्त बयान में यूक्रेन युद्ध पर रूस के पक्ष का साथ नहीं दिया गया तो वह इसे नकार देंगे। शिखर बैठक की एक और बड़ी उपलब्धि यह रही कि अफ्रीकन यूनियन को पूर्ण सदस्य का दर्जा देकर अब यह ग्रुप G20 से G21 हो गया और इसके पीछे भारत के प्रयासों की स्पष्ट भूमिका रही है। कुल मिलाकर नई दिल्ली में जहां यह अंतरराष्ट्रीय मंच पहले से ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा मजबूत होकर उभरा, वही विश्व रंग मंच पे भारत की भूमिका भी पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई और अधिक निर्णायक साबित हुई है। G20 की भारत की अध्यक्षता ने अपने वैश्विक साझेदारी और सहयोग मॉडल पर अलग ही दृष्टिकोण अपनाया है। भारत के नेतृत्व में यह अब ग्लोबल नॉर्थ नहीं रहा जो बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए नैरेटिव तय कर रहा है, बल्कि ग्लोबल साउथ उन मुद्दों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पुष्टि कर रहा है जो देश के भविष्य को निर्धारित करते हैं। हम लोगों को न केवल वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ का एहसास हुआ, बल्कि हमने वास्तव में इसके सार को भी इस सम्मेलन के दौरान महसूस किया। जन भागीदारी का विचार केवल जन भागीदारी तक सीमित नहीं है, यह स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और साधन उन्मुख कार्यों पर जोर देते हुए जन केंद्रित समाधानों को सबसे आगे रखता है। पिछले साल भारत के छोटे कस्बों और शहरों में कई G20 सदस्यों और इसके संलग्न समूहों द्वारा किए गए व्यापक आउटरीच के साथ हम वैश्विक मुद्दों को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में रखने और स्थानीय विचारों को ग्लोबल टाउन हॉल तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। इस तरह के सम्मेलनों में जब देश के मुखिया और उनके बड़े मंत्री अधिकारी एक हाल में बैठे हो तो उम्मीद बनाना लाजमी है कि वे आपस में कुछ नायाब और नए फैसले लेंगे जो दुनिया में शांति पैदा करेंगे। रिफ्यूजियों की समस्या को हल करते, देश की सरोकार को अपने ही नागरिकों के साथ कुव्यवहार को रोकने के लिए कुछ बातें करते, बढ़ते क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटते, युद्धों और गृह युद्धों को रोकेंगे, आदि आदि को लेकर के। लेकिन अफसोस कि पिछले सम्मेलनों की तरह यह सम्मेलन भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया और सब खा पी कर दिल्ली की जमीन को छूकर चले गए। और जैसा पिछले शिखर सम्मेलन जो छोटे देश इंडोनेशिया के पर्यटन स्थल बाली में हुआ था की तरह बिना धारदार वक्तव्य के साथ समाप्त हो गया। ध्यान रहे, बाली में हुई पिछली शिखर बैठक में साझा बयान जारी होने के बाद रूस ने उसके कुछ हिस्सों पर असहमति दर्ज की थी, लेकिन इस बार उसकी नौबत तो नहीं आई। हालांकि इस बयान में यूक्रेन युद्ध को लेकर सीधे तौर पर रूस का जिक्र भले न किया गया हो, यह जरूर कहा गया कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या इसके इस्तेमाल की धमकी अस्वीकार्य होगी। उपनिवेशवाद की दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का महत्वपूर्ण होना भारत में बढ़ गया है और इसकी सराहना अंत्योदय यानी समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों का कल्याण और सर्वोदय अर्थात सार्वभौमिक उत्थान के आदान प्रदान में की जाती है। इसलिए भारत में G20 शिखर सम्मेलन न केवल एक सामान्य आयोजन था, बल्कि इसे एक बड़े पैमाने पर सामाजिक आंदोलन में बदल दिया गया, जिसकी सार्वजनिक क्षेत्र की विस्तारित करने का एक मकसद था। G20 का जो सम्मेलन हुआ, इसको भुनाने का प्रयास
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो किया ही जा सकता है। विपक्ष लेकर के जरूर चिंतित नजर आता है। इंतजार करना होगा। आगामी समय चुनाव का है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र आते हैं जहां पे चुनाव होगा। G20 से भारतीय जनता पार्टी कितना लाभ ले पाएगी और कांग्रेस का क्या होगा जवाब, अगले एपिसोड में देखिएगा नरेंद्र पांडे के साथ। नमस्कार।